हाँ जी दोस्तों, तो आप लोगों का स्वागत है लेखांकर विद्यापीठ के एक और नए यूट्यूब वीडियो पे, जहाँ पे मैं रॉबिन और हमारी पूरी की पूरी टीम आपको क्लास 9th एंड 10th की इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी की वीडियोस प्रोवाइड करेंगे, जहाँ पे हम आपको कॉन्सेप्चुअल स्टडीज़ देंगे, कॉन्सेप्चुअल वीडियोस देंगे। आपके आने वाले पेपर्स पे आपकी हेल्प करेंगी ये वीडियोस, आपको आगे और अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। और हम पिछले काफ़ी वीडियोस से, मतलब पिछले 2 वीडियो से एक्चुअली फेडरलिज्म चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं 2 से 3 वीडियोस में। और आज हम उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे और उसी चैप्टर के बारे में आगे पढ़ेंगे कि उस चैप्टर में अब आगे का क्या है। लास्ट क्लास में मैंने आपको की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म बताया था, और मैंने लास्ट क्लास में ही आप लोगों को कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर के बारे में बताया था। मैंने बताया था कि यूएस और इंडिया में कौन सी पॉलिसीज फॉलो होती हैं। और अब हमारा एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। इंडिया एक फेडरल कंट्री क्यों है? देखो, पहली बात तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है जो ओरिजिनली 2 टायर सिस्टम प्रोवाइड करता है। 2 टायर मतलब, सॉरी, 2 टायर का मतलब हो गया कि 2 लेवल्स ऑफ सिस्टम प्रोवाइड करता है, जिसमें कि बेसिकली एक यूनियन गवर्नमेंट होती है जिसको हम स्टेट गवर्नमेंट, और एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट। सॉरी, एक यूनियन गवर्नमेंट होती है जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, जो बेसिकली यूनियन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का सारा काम करती है, जो सेंटर से रिलेटेड होता है। और उसके बाद दूसरी गवर्नमेंट होती है जिसको हम कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट आगे जाके थर्ड टायर यानी थर्ड लेवल बनाती है ऑफ फेडरलिज्म, जो एडेड हुआ था इन दी फॉर्म्स ऑफ पंचायत और म्युनिसिपैलिटी, जिसको लोकल गवर्नमेंट भी कहते हैं। ये होती है आपकी लोकल गवर्नमेंट, जो किसी एक लोकेलिटी के लिए होती है, या किसी गांव वगैरह के लिए होती है, तो उनको कहते हैं पंचायत या म्यूनिसिपैलिटीज, जो हमारे लिए स्टेट में भी काम करती हैं, एक सिटी में भी काम करती हैं। हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है उसका अपना ही एक जुडिस्डिक्शन लेवल है, अपना ही एक लेवल है जहाँ पे वो मिलके काम करते हैं, जहाँ पे वो अपने कामों को या अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको पूरा करते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में उनको बताई गई है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली बताया गया है कि क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा लेजिस्लेटिव पावर्स का इन बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। हमने पहले भी पढ़ा है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि 3 लिस्ट बनाई गई थी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो उन्हीं तरीकों से 3 लिस्ट बना के हमने गवर्नमेंट को बताया हुआ है कि ये काम सेंटर कर सकती है, ये काम स्टेट कर सकती है, और ये काम जो है दोनों सरकारों को मिलकर करना पड़ेगा। तो अब उसमें क्या होता है, तो पहले सबसे पहली बात आती है, दैट इज ए यूनियन लिस्ट। क्या भैया, व्हाट डज यूनियन लिस्ट कंटेन्स? तो यूनियन लिस्ट के अंदर वो सारे सब्जेक्ट्स आते हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए होते हैं, जैसे कि डिफेंस हो गया किसी कंट्री, हमारी कंट्री का, फॉरेन अफेयर्स हो गए, बैंकिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, और करेंसी हो गया। ये सारे काम, करेंसी को लगाना, करेंसी बनाना, करेंसी को कैसे मैनिपुलेट करना है, कैसे फॉरेन एक्सचेंज इंडिया लाना है, कितना फॉरेन एक्सचेंज स्पेंड करना है, ये सब की सब चीजें जो है ये सिर्फ और सिर्फ यूनियन लिस्ट में बताई गई है, क्योंकि ये सेंटर का काम होता है। इसके अंदर इंक्लूड होती है एक लिस्ट, क्योंकि हमें एक यूनिफॉर्म पॉलिसी चाहिए होती है इन मैटर्स के ऊपर थ्रू आउट द कंट्री। पूरी कंट्री को मेंटेन करने के लिए पॉलिसी चाहिए। ऐसा नहीं है, हम पुराने जमाने में नहीं रह रहे कि एक स्टेट का अलग करेंसी है और एक स्टेट की अलग करेंसी है। वी आर नॉट लिविंग इन फ्रांस ऑफ नेपोलियन बोनेपार्ट। पता लगेगा, फ्रेंच, जिसने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा है उसको पता होगा कि फ्रांस के अंदर नेपोलियन बोनेपार्ट के आने से पहले हर फ्रांस के हर एक प्रांत में अलग करेंसी होती थी, अलग वेजिंग मटीरियल, अलग मेजरिंग होता था। अलग अलग चीज़ों को मेजर करने के लिए कॉमोडिटीज़ को अलग अलग तरीके से मेजर करा जाता था। तो हम ऐसी कंट्री में नहीं रह रहे, हमारे यहाँ पे एक यूनिफॉर्मिटी चलती है, एक यूनिफॉर्म मेजर है, एक यूनिफॉर्म करेंसी चलती है, और वो सब कुछ यूनियन लिस्ट में बताया हुआ है। जो यूनियन गवर्नमेंट है वो अकेली ही लॉज बनाती है, लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट सारे के सारे जो है वो मेंशन्ड है इन द यूनियन लिस्ट, कि वो कौन कौन से कानून बनाएगी, और सारे कानून बनाने का अधिकार जो है वो यूनियन लिस्ट को ही दिया गया है। उसके बाद आती है आपकी स्टेट लिस्ट। व्हाट डज स्टेट लिस्ट कंटेन? स्टेट लिस्ट कंटेन द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट। वो स्टेट और लोकल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट कंसिडर करती है, जैसे पुलिस हो गया, ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया, आपका एग्रीकल्चर हो गया, इरिगेशन के पॉइंट्स हो गए। ये सारे पॉइंट्स जो है ये स्टेट लिस्ट में बताए गए। स्टेट गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज, वो भी बना सकती है, बट वो सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स को लेकर लॉज बना सकती है जो स्टेट लिस्ट में मेंशन करे गए हैं। जो मेंशन नहीं करे गए उनके लिए कोई लॉज नहीं बन सकते।
उसके बाद आती है लास्ट लिस्ट, दैट इज अ कॉन्करेंट लिस्ट। ये थर्ड टाइप ऑफ लिस्ट है। अब ये क्या इंक्लूड करती है, ये वो सब्जेक्ट इंक्लूड करती है जो कॉमन इंटरेस्ट में होते हैं दोनों यूनियन गवर्नमेंट और साथ के साथ स्टेट गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, इसके अंदर एजुकेशन भी आती है, फॉरेस्ट आता है, ट्रेड यूनियंस आती हैं, मैरिज हो गया, अडॉप्शन हो गया, सक्सेशन हो गया, ऐसे कई कानून जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। इसमें यूनियन और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट दोनों को मिलकर लॉज बनाने होते हैं, और अगर उनके लॉ कन्फ्लिक्ट करते हैं एक दूसरे से तो जो लॉ बनाए जाते हैं यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा वो ही हमेशा अप्लाई होंगे, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट इज अ सबऑर्डिनेट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक पार्ट है, उनके नीचे आती है। अल्टीमेटली हायरार्की ऑफ पावर में सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा प्रिवेल करती है, तो इसलिए अगर कोई लॉ भी बनेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिवेल करेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट का ही लॉ हमेशा पास होगा। अब कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे थे, अब सपोज करो बाय चांस कोई सब्जेक्ट ऐसे हो जो ना स्टेट ना कॉन्करेंट में आ रहे हैं, मतलब वो ना इस लिस्ट में आ रहे हैं, ना वो स्टेट लिस्ट में आ रहे हैं, ना वो यूनियन लिस्ट में आ रहे हैं, तो वो फिर किस में आएंगे, उनको कहते हैं हम रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स। क्या कहते हैं, रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स। ये वो सारे सब्जेक्ट्स हैं जो फॉल नहीं करते किसी भी लिस्ट में और वो आ जाते हैं आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, तो उस टाइप को हम रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाया हुआ लॉज। ठीक है, फॉर एग्जांपल आईटी एक्ट, वो जो है रेजिड्यूरी सब्जेक्ट में आया था क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद आया ना, 1947 में किसी के पास कंप्यूटर नहीं था, 2000 में आया इंडिया में कंप्यूटर और इंटरनेट भी। अब होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है, ये इक्वल पावर नहीं देते, डू नॉट गिव इक्वल पावर टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। सारी के सारी स्टेट्स जो है इंडियन यूनियन में उनके पास आइडेंटिकल पावर्स नहीं है, कुछ स्टेट के पास स्पेशल स्टेटस है। नो, व्हाट डज स्पेशल स्टेटस मींस? अब स्पेशल स्टेटस होता क्या है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर है, आर्टिकल 371 लगा हुआ था उस पर, अर्लियर जम्मू एंड कश्मीर हैड इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 371 उनको राइट देता था, अब तो 371 हट गया वहां से, बट स्टिल वो हमारी एक स्पेशल स्टेट थी। लद्दाख जो है वो हमारी एक स्पेशल स्टेट है, क्यों है ये तुम पता करोगे और नीचे मेरे को कमेंट से बताना कि वो स्पेशल स्टेट क्यों है, बट लद्दाख भी जो है वो स्पेशल स्टेट में ही आती है। ठीक है, और उनको कुछ स्पेशल पावर्स दी गई थी एंजॉय करने के लिए, और उनके ऊपर कुछ स्पेशल रिस्ट्रिक्शंस भी थी। अब एक वर्ड आता है जिसको कहते हैं हम यूनियन टेरिटरी। अब एक कॉन्सेप्ट क्या है यूनियन टेरिटरी, व्हाट डज अ यूनियन टेरिटरी मींस, ये यूनियन टेरिटरी होती क्या है। दिल्ली भी एक यूनियन टेरिटरी है, चंडीगढ़ भी एक यूनियन टेरिटरी है, जम्मू एंड कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी। व्हाई डज दीज स्टेट्स आर यूनियन टेरिटरी एंड नॉट स्टेट्स? स्टेट्स का कॉन्सेप्ट, यूनियन टेरिटरी का कॉन्सेप्ट होता है क्या? देखो, यूनिट्स जो है यूनियन के, इंडियन यूनियन के जो बहुत लिटिल पावर एंजॉय करते हैं उनको यूनियन टेरिटरी कहते हैं। ये वो एरियाज हैं जो बहुत छोटे हैं कि वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन पाए, बट विच कुड नॉट बी मर्ज विद एनी अदर एग्जिस्टिंग स्टेट्स, वो किसी दूसरी स्टेट के साथ मर्ज भी नहीं हो सकते। जैसे पंजाब और हरियाणा की एक ही कैपिटल है, दैट इज चंडीगढ़। अब वो चंडीगढ़ जो है ना वो सबमर्ज हो सकती है पंजाब में, ना वो हो सकती है मर्ज हरियाणा में। एक्चुअल में क्या है, बेस्ड ऑन द लिंग्विस्टिक डिफ्रेंसिएशन दैट वाज डन अर्लियर इन बाय द कांग्रेस पार्टी, जब लिंग्विस्टिक डेरिवेशन हुई थी या लिंग्विस्टिक डिफ्रेंसिएशन हुई थी स्टेट्स की, तो उस दौरान हुआ क्या था कि कहीं स्टेट्स जो पहले मर्ज होती थी वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे अलग कर देगी। फॉर एग्जांपल पंजाब जो था वो इतना सा कभी नहीं था, पंजाब बहुत बड़ा था, दिल्ली तक पंजाब आता था, पूरा हरियाणा उस टाइम पंजाब में था, यूपी पंजाब में हिमाचल पंजाब में आता था, उस टाइम पे काफ़ी पार्ट जम्मू का पंजाब में आता था, पंजाब बहुत बड़ा था। बाद में जब लिंग्विस्टिक सेपरेशन हुआ, जब लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवाइड हुआ इंडिया, जब उन्होंने लिंग्विस्टिक बेसिस पे अलग करा, तो तब उन्होंने पंजाब को सिर्फ पंजाबी बोलने वाले ही लोगों में जो है डिवाइन कर दिया है, और उसको एक तरीके से क्या कहते हैं उसको लिमिट कर दिया, और उन्होंने उसमें से हिमाचल निकाल दिया, उसमें से हरियाणा निकाल दिया, उसमें से राजस्थान निकाल दिया, काफ़ी अलग अलग लोग, काफ़ी अलग अलग स्टेट्स निकाली उसमें से, और अब पंजाब से इतना सा रह गया। अब उसी दौरान जब वो चंडीगढ़ आए तो चंडीगढ़ में पंजाबी भी थे, चंडीगढ़ में हरियाणवी भी थे, तो अब चंडीगढ़ को और कितना छोटा वो करेंगे, तो इसीलिए उन्होंने एक सोल्यूशन निकाला कि क्यों ना चंडीगढ़ जो इतना छोटा है उसके पास इतनी पावर भी नहीं है, वो साइज में भी बहुत छोटा है कि उसको बांटा भी नहीं जा सकता,
उसको हम यूनियन टेरिटरी बना देते हैं और वो दोनों स्टेट की एक कैपिटल बन जाती है। वही हुआ, उन्होंने उसको दोनों स्टेट की कैपिटल बना दी। ये टेरिटरीज के पास पावर ऑफ स्टेट नहीं होती, ध्यान रखनी है ये बात। इनके ऊपर जो राज करती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, इनके पास स्पेशल पावर होती है इन रनिंग दीज एरियाज। जैसे यहाँ पे लिखा है चंडीगढ़, लक्षद्वीप एंड दिल्ली, तो ये तीनों जो है दीज आर दी यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। सिर्फ इतना ही नहीं है, और भी है। उसके बाद द फोर्थ पॉइंट दैट कम्स इज द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ये हमने ऑलरेडी ऊपर पढ़ लिया। पावर शेयरिंग इसकी बहुत अच्छे से बात करता है। पिछला चैप्टर जो हमने पावर शेयरिंग पढ़ा था वो इसकी बहुत अच्छे से बात करता है। क्या बात करता है कि स्ट्रक्चर का जो बेसिक है, बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरा आसान नहीं होना चाहिए कोई भी चेंज करना है इस पावर शेयरिंग में। इस पावर शेयरिंग की अरेंजमेंट में कभी भी आसानी नहीं होनी चाहिए। सपोज करो कि एक लॉ पास करके अगर मैं आपके फंडामेंटल राइट्स को खत्म कर दूं, तो यहाँ हमारी एग्जिस्टिंग सरकार आपके फंडामेंटल राइट्स को खत्म कर दे, तो सिर्फ एक लॉ पास करके नहीं हो सकता ना। कोशिश बड़ी बड़ी होती है, पता है। ऐसे 2-3 केसेस हैं जो आए थे। एक तो स्टेट ऑफ केरला का आया था, आई थिंक सो। बहुत केसेस है ऐसे जिसमें कि फंडामेंटल राइट को छीनने की बात करी गई थी। उसमें हुआ क्या था कि गवर्नमेंट ने कुछ लॉ पास करने की कोशिश करी थी जिसके अंडर फंडामेंटल राइट्स किसी तरीके से छीने जा रहे थे। उसके अगेंस्ट कुछ एक्टिविस्ट ने केस करा, केस जीता भी गया, पर वो एक बेंचमार्क बन गया। तो हम किसी भी एक फंडामेंटल को खत्म नहीं कर सकते बाय जस्ट पासिंग अ सिंगल लॉ, या कोई भी ऐसा लॉ पास नहीं कर सकते जो किसी फंडामेंटल राइट को प्रिवेल कर रहा हो। प्रिवेल मतलब उससे ऊपर जा रहा हो। हालांकि हमारे पास एक्सेप्शंस बहुत है। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारी एक्सेप्शंस हैं जो आपके फंडामेंटल राइट को इनफ्रिंज नहीं करती पर प्रिवेल कर लेती है। तो आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो। मैं वो लॉज यहाँ पे नहीं बताऊंगा, रीजन बीइंग कि वो बहुत कंट्रोवर्शियल है। होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो डिबेट बड़े सालों से चलती आ रही है और चलती भी रहेगी। तो ऐसे बहुत से लॉज हैं। जो पार्लियामेंट है उसका वो अपने आप कोई चेंज नहीं कर सकता। ऐसे अरेंजमेंट में कोई भी चेंज नहीं होगा। एनी चेंज टू इट हैज टू बी फर्स्ट पास बाय बोथ ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, फिर उसके बाद 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए, और उसके बाद वो रेटिफाई करा जाएगा बाय द लेजिस्लेचर एट लीस्ट हाफ ऑफ द टोटल सीट्स। मतलब वो तभी पास होगा जब लेजिस्लेचर के अंदर तभी पास हो पाएगा जब एट लीस्ट हाफ ऑफ द टोटल सीट्स उनके लिए वोट करेंगी। अगर वो वोट नहीं करेंगे तो वो कानून नहीं बन सकता। तो ये बनाया गया था, इसको भी पावर शेयरिंग का काम दिया गया था। तो देखा, यूनिलेटरी चेंज नहीं हो रहा, आपको सहमति चाहिए लोगों की। सहमति आएगी तभी पास होगा, और अगर सहमति नहीं आएगी तो वो पास नहीं होगा। ठीक है, सॉरी। फिफ्थ पॉइंट जो हम लोगों ने पढ़ा था वो ये था कि जुडिशरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड प्रोसीजर्स। ये तो बात है, अभी मैंने बोला ना, अभी पीछे एग्जाम्पल दिया कि एक लॉ बनाया गया फंडामेंटल राइट को छीनने के लिए, फिर केस हुआ, केस में वो चीज़ कोर्ट में साबित हुई और कोर्ट ने मना कर दिया कि आप लॉ नहीं बना सकते। तो मतलब जुडिशरी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सारी इंप्लीमेंटेशन को देखने का, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और प्रोसीजर्स का। अगर उनको कुछ गलत लगता है तो वो उसको हटा भी सकते हैं, और अगर सही लगता है तो वो उसको लागू भी कर सकते हैं, और देखेगी कि हर कोई उसको लागू कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये भी बात होती है। 6th पॉइंट, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट जो है उनके पास पावर होती है कि वो रिसोर्सेज रेज कर सके टैक्स लगा के, इन ऑर्डर टू कैरी ऑन दी गवर्नमेंट एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। बताने की जरूरत भी नहीं है, टैक्सेस लगते हैं ताकि आप लोगों से वो पैसा ले सके। पैसा आपसे लेंगे तो तभी तो वो आगे जाके अपनी सैलरीज, अपने खर्चे वगैरह चला पाएंगे। आप लोगों के लिए जो सड़कें बन रही हैं, आप लोगों के लिए जो रोड्स बन रही हैं, वो आपके टैक्सेस ही तो बन रही हैं। तो ये सारा टैक्सेस के थ्रू ही होता है, और स्टेट गवर्नमेंट के पास, यूनियन गवर्नमेंट के पास पूरा हक है आपसे टैक्सेस लेने का। अब मेन पॉइंट ये आता है कि फेडरलिज्म प्रैक्टिस कैसे होती है। तो फेडरलिज्म के 2 पॉइंट है, या तो फेडरलिज्म कर लो वर्सेस सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म। इन दोनों में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस जरूरी होते हैं ताकि फेडरलिज्म की सक्सेस हो सके, बट ये सारे सफिशिएंट नहीं है। सिर्फ जो रियल सक्सेस है फेडरलिज्म की इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। कैसी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स हमारी कंट्री में चल रही है, अब इसको एक्सप्लेनेशन हम नीचे करेंगे।
अगर आप लोग इस पॉइंट को समझ पाए हो तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो इन द कमेंट सेक्शन टू। बट इस पॉइंट में वो क्या कह रहा है कि असली सक्सेस फेडरलिज्म की इंडिया की तभी है जब वो नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो हमारी कंट्री में चल रहा है उसको पहचान पाए और उसके हिसाब से काम कर पाए। और इसके बारे में वो क्या कह रहे हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा अगली वीडियो में, और मैं आपको मिलूंगा आपकी अगली वीडियो में। आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये टॉपिक जितना मैंने अभी तक कराया है वो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ आया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना है, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना है। तो मैं आपसे मिलूंगा आपकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।